डियर फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जी की ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है पीईटी की, और आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा शुरू में गद्यांश। गद्यांश को हम छाटने का तरीका बताएंगे आपको, क्या तरीका है। इसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए और उसी से मिलते हुए प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, यानी उसके अर्थ और भाव को समझना चाहिए। चलिए देखते हैं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, यानी सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट करना या प्रकाशन करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन यानी रस चखना, इसका अर्थ होता है रस चखना, रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। चित्त का अर्थ होता है चेतना को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर या मन रहने वाला, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। चलिए इसके हम प्रश्न देखते हैं। सौंदर्य की परख की जाती है। ए ऑप्शन में हमारा आनंद की मात्रा के आधार पर, बी में है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, सी में है रूप के आधार पर, डी में है मनोहरता के आधार पर। तो देखते हैं इसमें पैसेज में सौंदर्य की जो परख की जाती है हमारी, सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। किसे करती है भैया? केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है। तो इसका सही आंसर है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसास्वादन की अनुभूति का बोध होता है। ए ऑप्शन में चरित्र स्पर्शी रूप से, बी में चित्त के आनंद से, सी में सौंदर्य अभिव्यक्ति से और डी में इंद्रिय सुख मात्र से। यानी रसास्वादन की जो अनुभूति का बोध होता है वो किससे होता है? हमारा चित्त के आनंद से, यानी पैसेज में दे रखा है चित्त के आनंद से। जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंद करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि ये इंद्रिय सुखदायक है। बी ऑप्शन में इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। सी में ये चित्त को आनंदित नहीं करता। डी है इसमें अनुभूति नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, यह चित्त को आनंदित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार है। ए ऑप्शन में उसकी प्रकृति या अभिव्यक्ति, बी में है उसकी चरित्र या प्रमुखता, सी में है उसकी मनोहरता और डी में है उसका सौंदर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उसका सौंदर्य। क्या होगा? उसका सौंदर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। आपको बताना है इसका शीर्षक। ए ऑप्शन में साहित्य और सौंदर्य, बी में है अभिव्यक्ति की अनुभूति, सी में है सुंदरता बनाम मनोहरता और डी में है सुंदरता की संकीर्णता। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन होगा, सुंदरता बनाम मनोहरता। यानी किस पे बात की गई है? सुंदरता बनाम मनोहरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये थे 5 प्रश्न पैसेज के। अब आता है हमारा पवन में कौन सी संधि है। आपको बताना पवन में कौन सी संधि है। पवन में कौन सी संधि है? तो ए ऑप्शन में यड़ संधि, बी में है वृद्धि संधि
सी में है व्यंजन संधि, डी में है आयादी संधि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आयादी संधि। पवन में, यानी पवन जो दे रखा है इन्होंने, अगर हम इसे देखें पे में से ए निकाल लें और ये किसकी मात्रा का बोध कराता है? ओ की। ओ धन अन, क्या हुआ? पवन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन में ए जमा के ई, बी ऑप्शन में ए जमा के ओ, सी में है ई जमा के ए और डी में है ए जमा के ए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए, और वृद्धि संधि में एक पहचान आपको मैंने बता रखी है, इसमें दो मात्रा होती है, इसकी ये पहचान है। आपको बताना है कृषाणु किसका पर्याय है, यानी कृषाणु पर्याय है। ए में है असुर, बी में है अग्नि, सी में है कटु और डी में है वसन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अग्नि। किसका पर्याय है भैया? अग्नि का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीक्ष्ण का पर्याय क्या है? आपको बताना तीक्ष्ण का पर्याय है सुग्गा, बी में है कपाट, सी ऑप्शन में है तीखा और डी में है किरस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा तीखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आपको बताना है ए ऑप्शन में मोहन राकेश, बी में है महादेवी वर्मा, सी में है जयशंकर प्रसाद, डी में है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका किसकी है? आपको बताना हंस पत्रिका किसकी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये ऑप्शन में मोहन राकेश, बी में है सुमित्रा नंदन पंत, सी में है मुंशी प्रेमचंद, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मुंशी प्रेमचंद, और इनकी ईदगाह भी है, कफन भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आश्चर्य का पर्यायवाची कौन सा है? आपको बताना है आश्चर्य का पर्यायवाची कौन सा है। ए ऑप्शन में कौतूहल, बी में है कौतुक, सी में है अचरज, डी में है उपयुक्त सभी। तो ये क्या होगा भैया? इसके सभी इसके पर्याय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या का पर्यायवाची बताना है आपको। ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा है? ए ऑप्शन में द्वेष, बी में है प्रतिष्ठा, सी में है इठलाना, डी में है क्रोध। तो ईर्ष्या होता है किसी से जलना, तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन द्वेष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनाज, अनाज का पर्यायवाची है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनाज का पर्यायवाची क्या है? ए ऑप्शन में है शस्य, बी में है धान, सी में है गल्ला, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अख्यात, अख्यात का विलोम क्या है? ए ऑप्शन में विख्यात, बी में है कुख्यात, सी में है प्रसिद्ध और डी में है अनख्यात। इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो डी ऑप्शन होगा, अनख्यात। बी का क्या होगा? कुख्यात, यानी बी का क्या होता है? कुख्यात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कृष्ट का विलोम क्या है? ए ऑप्शन में अपकृष्ट, बी में है व्यर्थ, सी में है निकृष्ट, डी में है विकराल। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन होगा, निकृष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। उदासीन का विलोम क्या होगा, यानी उदासीन का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन में है तटस्थ, बी में है सक्रिय और सी में है निष्क्रिय, डी में है शिथिल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी सक्रिय। उदासीन का क्या होता है? सक्रिय, एक्टिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्कश, कर्कश का विलोम क्या है? यानी ये भी कई बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आया है। कर्कश का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन में कठोर, बी में है विनम्र, सी में है विवेकी, डी में है मधुर। कर्कश होता है कड़वा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी मधुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, यानी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। ये ऑप्शन में हमारा इंद्रजय, बी में है इंदु, सी में है जितेंद्रिय और डी में है इंद्रजीत। इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा हमारा इंद्रजीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं।
जो मापा ना जा सके, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो मापा ना जा सके। ए ऑप्शन में अमापिक, बी में है अपर, सी में है अनुपेय, डी में है अपरिमेय। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा अपरिमेय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, यानी जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे कहते हैं हम, ए ऑप्शन में व्ययी, बी में है धनिक, सी में मितव्ययी और डी में है अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ में खर्च करता है अपव्ययी, और जो कम खर्च करता है मितव्ययी, जो कंजूस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से तत्सम कौन सा है? आपको बताना है इनमें से तत्सम कौन सा है। ए ऑप्शन में 80, बी में है शीत, सी में है अशीति और डी में है अशीत। यानी 80 तो हमारा क्या है? तद्भव है। 80 क्या हमारा? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? अशीति। क्या होगा इसका? सी ऑप्शन सही होगा, अशीति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से तद्भव कौन सा है? आपको बताना है इनमें से तद्भव कौन सा है। ए ऑप्शन में त्वरित, बी में है तेल, सी में है तुल्य, डी में है तेल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, इसका होगा डी ऑप्शन, यानी तेल। ये क्या हमारे तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है निरूपाय में कौन सा उपसर्ग लगा है, यानी निरूपाय में कौन सा उपसर्ग लगा है। इसमें ए ऑप्शन में नी, बी में है निर, सी में है निस और डी में है अनु। तो इसका सही आंसर होगा हमारा निर। इसमें मूल शब्द क्या है हमारा? उपाय। उपाय में क्या जोड़ा हमने? निरूपाय। निरुपसर्ग जोड़ने के बाद में ये बना निरूपाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, बाजारू। बाजारू में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना बाजारू में कौन सा प्रत्यय है। तो ए ऑप्शन में है आ, बी में है ओ, डी में सी में है नी और डी में है अन। यानी इसमें इसका जो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन होगा ओ। अब इसमें मूल शब्द देखें तो हमारा क्या होगा? बाजार होगा, और बाजार में हमने ओ जोड़ दिया तो ये बना बाजारू। चलिए दोस्तों, ये थे 25 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।